नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस मास्टर वीडियो में हम भूगोल के 500 जीके के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। साइंस के ऊपर मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और प्रैक्टिस सेट का वीडियो रोजाना चलाया जा रहा है। तो अगर इन सभी बातों को आप अच्छे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको एमटीएस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो होती है उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है इसको आप अच्छे से कवर करें, यहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये भूगोल के ऊपर का मास्टर वीडियो। यहाँ पर भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई के साथ साथ मीडियम लेवल फिर हाई लेवल के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। पहला जो प्रश्न है, और अगर आपने अभी तक जो मास्टर वीडियो है या फिर प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेकेटियस को कहा जाता है। और ज्योग्राफी, जो भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, इस शब्द का प्रस्तावक या सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो इरेटोस्थनीज थे। तो दोनों में अलग अलग बात है। अगर सीधा सीधा भूगोल का पिता या जनक पूछा जाता है तो हेकेटियस को लगाइए। अगर ज्योग्राफी शब्द की जन्मदाता या फिर प्रस्तावक पूछा जाता है तो इरेटोस्थनीज को आंसर करना होगा। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? तो एग्निजमेंडर जो है ये विश्व मानचित्र के निर्माण करता है, मैप के। इसके अलावा एक ग्लोब भी होता है गोल कलर का, खास करके प्रिंसिपल के ऑफिस वगैरह में आप देखे होंगे। तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है तो दोनों का सेम ही काम मैप के जैसा ही होता है, लेकिन ग्लोब इससे थोड़ा सा भिन्न होता है। इसके अलावा जो कुछ मायनों तक टॉलमी को भी जो है आप भूगोल के पिता कह सकते हैं, लेकिन इसे जो है सेकेंडरी ऑप्शन में रखेंगे। पहला ऑप्शन में आप हेकेटियस को ही भूगोल का पिता कहेंगे। महाविस्फोटक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो आपका जॉर्ज लमेतर हैं। कौन है? जॉर्ज लमेतर हैं आपका महाविस्फोटक सिद्धांत के जन्मदाता। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो ग्रहों के गति का नियम दिया था, क्योंकि ये भी आपका ज्योग्राफी में ही आ जाएगा, तो ग्रहों के गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड का व्यास कितना मापा गया है? तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष मापा गया है। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। कभी कभी एग्जामिनर फुर्सत में बैठा हो तो प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर यानी 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है आपसे पूछा जाता है? तो 3.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो 3.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। 3 जीरो बढ़ जाएंगे मीटर में, है ना, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। उसी प्रकार से दूरी का सबसे बड़ा इकाई दोस्तों पारसेक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पारसेक बराबर 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर खुद में इतनी बड़ी है, उससे भी 3.26 टाइम जो है पारसेक बड़ी है। तो इसीलिए पारसेक जो है सबसे बड़ी इकाई होती है खगोलीय दूरी का। इसके अलावा पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहा जाता है? तो दुग्ध मेखला, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हमारी पृथ्वी जो है इनका एक मंदाकिनी है जिसका मिल्की वे नाम है ना। इसके अलावा आकाश गंगा का अधिकतम भाग किस प्रकार का होता है? तो स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है, सर्पेंटाइल होता है। ठीक है, सर्पेंटाइल भी सिनोनिम हो सकता है स्पाइरल का। ठीक है, आकाश गंगा का अधिकतम भाग जो है सांप के पूंछ जैसे होता है, सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है, सर्पेंटाइल होता है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी जो है ये आपका देवयानी है। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत या सौर मंडल का मुखिया या सौर मंडल का मास्टर किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सूर्य वास्तव में क्या है? तो सूर्य वास्तव में एक तारा है। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? कई दफा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है आपके सूर्य के अंदर, इसी कारण हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो मतलब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म होती है
तो किस प्रोसेस से गर्म होती है? तो आपको बताना है भैया कि विकिरण के माध्यम से गर्म होती है। इस शेप में दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, आप सभी बातों को अच्छे से सहेजते जाइए। दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि ठोस पदार्थ में जो ऊष्मा का संचरण होता है ये किस विधि से होता है? तो बताइएगा चालन विधि से होता है। और द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण जो है ये आपका संवहन विधि से होती है। तो यहाँ पे कई सारे प्रश्न जो है आप सीखे। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली जुड़वा पिंड को क्या कहा जाता है? तो प्लेनेमस कहा जाता है, जो सौर मंडल के जैसा ही दिखता है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करती है किस दिशा में? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूर्णन करती है आपका क्या? मतलब सूर्य। ठीक है, अपने अक्ष पे। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। सेकेंड स्थान हीलियम का है। ठीक है। इसमें दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है और इसी के कारण जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसके अलावा जब नाभिकीय संलयन आप समझ गए तो एक होता है नाभिकीय विखंडन। मान लीजिए कोई बड़ा न्यूक्लियस है, बड़ा नाभिक है, ये छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाते हैं तो इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है आपका नाभिकीय रिएक्टर, जिससे हमें बिजली वगैरह या फिर तापमान वगैरह की जो प्राप्ति होती है नाभिकीय रिएक्टर से, ये आपका विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जबकि सूर्य के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकीय रिएक्टर की बात आ गई है तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है भैया कैडमियम और बोरॉन के क्षार का प्रयोग जो है किया जाता है नियंत्रक क्षार के रूप में नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। इसी प्रकार से मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, और नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन के क्षार को। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर को किसने देखा या किसने उपयोग में लाया तो फर्मी को बताइएगा। ये शिकागो विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम इत्यादि का प्रयोग हो सकता है। चलते हैं आगे। सूर्य के जो तापमान होती है ये मापा गया है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में देखे गए कि सूर्य के जो सबसे बाहरी भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे किरीट कहा जाता है या इसे ही कोरोना कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकेंड लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 500 सेकेंड का समय जो है लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतने को 500 से गुना कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि दूरी कितनी है सौर मंडल से पृथ्वी का। तो सभी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी ले सकते हैं आप। सौर मंडल में अब तक ज्ञात ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करता था लेकिन प्लूटो को बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया, तब से लेकर अब तक 8 ही ग्रह हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। ये पार्थिव और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं भैया? तो ये जो सौर मंडल के मुखिया सूर्य होते हैं, ये सूर्य बाबा है, तो इसके जो नजदीक वाले जो 4 ग्रह हैं इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध है सबसे पहले, इसके बाद हमारा शुक्र है, फिर अपनी पृथ्वी है और उसके बाद मंगल है। तो ये जो 4 ग्रह हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक है, जिसमें सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है। तो ये है आपका पार्थिव ग्रह, इसे आप खुले नयन से देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि ग्रहों के क्रम अगर सूर्य से आपको याद रखना है तो सबसे पहले मन में एक चीज बात लाइए कि गांव घर में या फिर अपने ही घर में देखते हैं कि जो सबसे छोटा बेटा रहता है वो कितना भी नालायक रहे लेकिन पेरेंट्स के सबसे प्यारा रहता है। ठीक है, तो ये बुध सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रहों में, इसीलिए अपने पिताजी यानी सूर्य के बहुत प्यारा है और नजदीक में बैठा है।
इसके अलावा दूसरे स्थान पे शुक्र है और तीसरे स्थान पे पृथ्वी है। पृथ्वी की बहन कहलाती है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, वीनस की देवी कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा है और जो प्रथम दो ग्रह है इसके पास 9 उपग्रह, कोई सैटेलाइट नहीं है बुध और शुक्र के पास। पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है, मून है ना। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। ये 4 ग्रह हो गए। इसके बाद फिर से दिन की जो क्रम है वैसे आपको पढ़ देना है। तो मंगल के बाद बुध आना चाहिए, लेकिन बुध आपने पहले ही ले लिया है तो बच गया बृहस्पति, तो बृहस्पति हो जाएगा मंगल के बाद। उसके बाद शुक्र होना चाहिए, लेकिन शुक्र आपने पहले ही ले लिया है तो फिर हो जाएगा शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो ये 8 ग्रह का जो है क्रम हो जाएगा आपको सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार। इसके अलावा बृहस्पति या बाह्य ग्रह जो है ये 4 ग्रह हो जाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को छोड़ के जो 4 बचे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इन्हें भी ध्यान रखें। नंगी आंखों से देखा जा सकने वाले ग्रहों की संख्या है 5, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिसमें जो 4 पार्थिव ग्रह है उसे भी आप देख सकते हैं नंगी आंखों से या फिर खुले नयन से। आकार के अनुसार सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ग्रह, अभी मैंने बताया मौखिक रूप से, आकार के अनुसार सबसे बड़ा जुपिटर है और आकार में सबसे छोटा बुध है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार प्रथम और अंतिम ग्रह है, तो प्रथम सबसे छोटा बेटा बुध और सबसे लास्ट में वरुण साहब, ठीक है। इसके अलावा बिना उपग्रह वाला ग्रह, जो सूर्य के नजदीक में 2 ग्रह बैठे हैं उनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। इसके अलावा किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो ये आपका बुध ग्रह पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है मरकरी के अंदर। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है बुध है, क्योंकि ये सबसे तीव्र ग्रह है जो सबसे पहले अपना चक्र पूरा करके रुक जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, रुक नहीं जाता है भाई, पूरा कर लेता है। रुक जाएगा तो फिर जिंदगी रुक जाएगी। सबसे अधिक तापांतर वाली ग्रह कौन सा है, तो बुध। बुध तापांतर का कहने का मतलब है कि टेम्परेचर में जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर में वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा है, खास करके जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहां पर भी टेम्परेचर में काफी वेरिएशन होती है कि दिन के समय टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच जाएगी और रात के समय टेम्परेचर -40 डिग्री भी हो सकता है। तो ऐसे जो है बुध के अंदर होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा सभी ग्रहों की अपेक्षा शुक्र ग्रह में चक्रण होती है विपरीत। शुक्र ग्रह की जो चक्रण की दिशा है ये विपरीत होती है। पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनामीड, और गैनामीड किसके उपग्रह है भैया, तो ये है भैया जुपिटर के। जुपिटर यानी बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी के सबसे बड़ा उपग्रह है गैनामीड। और एक बात यहाँ पे जो है हाल में करंट सेक्शन से क्वेश्चन बन गई है कि सबसे अधिक उपग्रह रखने का रिकॉर्ड जो है शनि के पास आ गया था, लेकिन ये पत्ता छिन गई है। अब फिर से सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा उपग्रह रहेगा ये फिर से जुपिटर के खेमे में आ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। कल एक बच्चा कमेंट कर रहे थे कि जब से IPL चालू हुआ है मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। देखिए आपके अंदर ही 2 प्रकार के जो है गुण बैठे हैं। एक तो हमेशा आपको पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरित करता है और एक आपको निगेटिव काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको किसको लात मारना है और किसकी बात सुनना है। दोस्तों IPL अगले साल भी आएगी और ये जो मजा करने का टाइम है, मैं कहता हूँ, मैं तो बार बार एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको सेट हो गया वो सेट हो गया, क्योंकि मैं भी आपके दौर से गुजर चुका हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ भैया कि अगर आप 100 रुपए की बीमा कराते हैं तो 10 बार मोबाइल टलटोलते हैं, अरे मैसेज आया कि नहीं, आज तो मैंने EMI भर दिया। लेकिन ये जो जिंदगी की बीमा है इसका क्या, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये आप बीमा करा रहे हैं भाई जो आपको जो है हर महीना रिटर्न देगा। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह या लाल दानव कहा जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे 71% भाग पे जल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अधिकांश भाग जल होने के कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है। एक ऐसा ग्रह जहाँ पे पृथ्वी के समान ही ऋतु में परिवर्तनें आती हैं तो ये आपका मंगल है।
इसीलिए मंगल ग्रह पे जीवन की आसार खोजी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। मंगल के पास 2 ही उपग्रह हैं, एक का नाम है डीमोस और एक का नाम है फोबोस। सौर मंडल की सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, ये आपका मंगल ग्रह पे हैं, जो लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुने हाइट की हैं। इसके अलावा इसरो के द्वारा मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में किया गया था। आप मंगलयान का चित्र जो है 2 रुपये की नोट के पीछे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सौर मंडल की दूसरी सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? तो शनि है, और शनि ग्रह के चारों ओर रिंग पाया जाता है, जो 2 लाख बार पूछा गया एग्जाम में कि किस ग्रह के चारों ओर रिंग पाया जाता है। अगर आप गूगल से भी ग्रह का इमेज मारते हैं तो जो शनि ग्रह है इसके अंदर इस प्रकार से एक रिंग आपको दिखाया जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं सघन वायुमंडल है, जैसे पृथ्वी का अपना वायुमंडल है वैसे ही एक उपग्रह है जिसका खुद का वायुमंडल है, तो ये है टाइटन। ठीक है, फोबे नामक उपग्रह कक्षा में परिक्रमा करती है विपरीत दिशा में। इसके अलावा सबसे कम घनत्व वाली ग्रह है आपका शनि, इसका अधिकांश भाग जो है गैसीय फॉर्म में है, सबसे कम घनत्व है। ठीक है, इसके अलावा अरुण ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल है। आपको घबराना नहीं है दोस्तों, अभी मैं सौर मंडल से गुजर रहा हूं तो आपको खाली सौर मंडल का ही प्रश्न देख रहा है, तो बोर मत होना। ग्रह अपनी कक्ष पर परिक्रमा करती है पूर्व से पश्चिम की ओर। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। देखिए, एक तो है टिटान, टिटान जो है ये आपका शनि के उपग्रह है, और एक है टाइटेनिया, ये आपका अरुण के उपग्रह हैं। तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन में दे देते हैं और बच्चे को लगता है कि 2 ऑप्शन सेम है, ऐसा नहीं है। जो टाइटन लिखा है, जो घड़ी आता है आपका टाटा का प्रोडक्ट टाइटन, तो ये जो है आपका अरुण का है, और एक होता है टिटान, इस प्रकार से लिखा रहता है, तो ये शनि का है। वरुण ग्रह के खोजकर्ता जोहान्स गाले हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, जैसा कि अभी बताया। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? अभी आपने लाल ग्रह, नीला ग्रह, अभी हरा ग्रह देखिए, तो वरुण को कहा जाता है। वरुण ग्रह पर किस गैस की प्रधानता होती है? मीथेन की होती है। एल्केन के फर्स्ट अगला कदम है ये मीथेन, CH4CnH2n, जो एल्केन का बेसिक सूत्र होता है CnH2n+2। कहीं से कहीं भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। CnH2n+2 ये एल्केन का बेसिक सूत्र है। इसके अंदर अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH4 हो जाता है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, या फिर दलदली वाली गैस भी कहा जाता है ना। तो वरुण ग्रह पर मीथेन ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। और कोई भी चीज जब पूरी तरीके से सीधा खड़ा हो तो ये 90 का कोण जनरेट कर रहा होता है, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कितने डिग्री का कोणों का फॉर्मेशन कर रहा होगा? तो 66.5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23.5 खप जाएगा तो 66.5 बचेगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, विषुवतीय व्यास में अंतर होती है आपका 42 किलोमीटर का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा के सापेक्ष कोण बनाती है 66.5 डिग्री, जो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल देके। इसके अलावा सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। देखिए, इस लैंग्वेज में एक क्लू छुपा हुआ है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो आंसर सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य भी अपने आप में एक तारा है। इसके बाद है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, साइरस या डॉग स्टार क्या है भाई? तो ये चमकीला तारा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा से संबंधित अध्ययन को। ठीक है, उसी प्रकार से वन वर्ड सबस्टिट्यूशन में चंद्रमा से संबंधित जो बात वगैरह होते हैं तो उसको हम लूनर कहते हैं, और जो आपका सूर्य से संबंधित होता है उससे हम सोलर कहते हैं। तो सोलर तो बहुत ही कॉमन है, सभी जानते हैं भाई सोलर। अभी रूफटॉप योजना एक आया था, रूफटॉप योजना आया था, ये सोलर सिस्टम से संबंधित है रूफटॉप योजना।
ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा पे जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं, जो चंद्रमा पे स्थित है। ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा पे मानव पहुंचने में सफलता पाई थी 1969 में। उस यान का नाम था अपोलो क्राफ्ट, अपोलो 11 या फिर अपोलो रोमन में 2 लिखा रहता है। और सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था यूएसए के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा हम पृथ्वी से चंद्रमा के कितने भाग को देख सकते हैं भैया? तो 57% भाग को हम देख सकते हैं। पंबन द्वीप, अब लीजिए, अब सौर मंडल लगभग खत्म हो गया। अब सौर मंडल से हम बाहर निकल के जमीन पे आ जाते हैं, चंद्रमा से। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। इसी प्रकार से इंडिया में एक और द्वीप है जो आपको बार बार परेशान करता है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपको कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका अंडमान निकोबार में। तो इसे भी ध्यान आपको रखना होगा। एक तो पंबन द्वीप जो मन्नार की खाड़ी में, एक बैरन द्वीप जो आपका अंडमान निकोबार में है। कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो आपका लक्षद्वीप है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित है। और अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों जो है किक्कर पुत्र है। तो ये पुत्र है दोस्तों आपका किसका? हिंद महासागर का। ठीक है। तो ये सभी बातें थोड़ा सा जानकारी आपको रखना होगा। इसके अलावा जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका के बीच तो मतलब सीमा का फॉर्मेशन करता ही है। यहाँ पे डुगोंग संरक्षण केंद्र लगाया गया है। डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है। गेंडा के जैसा एक प्राणी होता है जो पूर्णतः शाकाहारी होता है और समुद्री घास फूस खा के जो अपना जीवन यापन करता है, और गेंडा के जैसे ही हावी हैवी होता है। तो ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास जो है इसके संरक्षण का केंद्र खोला गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल डमरू मध्य भी है और भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु भी है। कई लोग इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। इसके अलावा 1 डिग्री देशांतर में सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। 2 ज्वारों के बीच का जो समय का गैप होता है 12 घंटा 26 मिनट होता है। आप जानते हैं कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आती है समुद्र के अंदर। ज्वार मतलब जब जल अपने उफान पे होती है, जल का स्तर जो है बढ़ता है, और भाटा का मतलब होता है कि ये जो है मतलब घटता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो अट्रैक्शन है, दूसरे भाषा में गुरुत्वाकर्षण कहेंगे, तो इसी के कारण जो है ज्वार भाटा आती है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसका मैं काफी लुफ्त उठाया हूँ मतलब जो अरब सागर है उसमें जाके। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां हैं नीलगिरी पहाड़ियों का। इस क्वेश्चन को हल्के में न ले, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपका दोदा बेटा, है ना, दोदा बेटा है। ये बात भी ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई तो आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं, 1600 किलोमीटर है। इससे सटे हुए राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इत्यादि, है ना। इसके अलावा इसे सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है, सह्याद्री रेंज, है ना। और ये हॉट स्पॉट है इंडिया का, है ना, पश्चिमी घाट। तो ये सब हो गए। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होगा कहाँ पे? तो जो पोल होता है वहां पे जो है पृथ्वी का वस्तु का जो भार है सर्वाधिक मापी जाती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली पर्वत को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर लगभग। एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.3, कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 67, 111.67। तो आपको 111 याद रखना है, बाद बाकी आपको ऑप्शन से आराम से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? सभी VBI अब आने वाले हैं, अब हम मीडियम लेवल में हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। वहीं पे प्राइम मेरिडियन रेखा किसे कहते हैं? यानी मुख्य माध्यायन रेखा।
तो प्राइम मेरिडियन रेखा जो है हम 0 डिग्री को कहते हैं, जो कहां से गुजरती है तो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। और CHSL में पूछा गया कि ये ग्रीन बीच किस जो है देश में है, तो ये आपका ब्रिटेन में है ग्रीन बीच, और ऐसे कहेंगे महाद्वीप के नाम से तो यूरोपीय महाद्वीप में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ज्वार भाटा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, यही बताया। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण है, इसके कारण जो है ज्वार भाटा आती है। विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीप है। इसके अलावा प्रेरी प्रदेश का मुख्य उपज क्या है, तो गेहूं, और हरित क्रांति पे सबसे अधिक असर डाला था गेहूं। तो ये बात भी मतलब हरित क्रांति का असर सबसे अधिक पड़ा था गेहूं के ऊपर। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जो पिछले MTS के हर दिन का ये क्वेश्चन हुआ करता था। 5 महासागरों में सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। ये कौन कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है। फिर आता है अटलांटिक महासागर, इसे हिंद महासागर कहते हैं, फिर अंध महासागर कहते हैं। फिर आता है आपका हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पे है। चौथा अटलांटिक महासागर, और लास्ट में है आर्कटिक महासागर। सुएज नहर किसको जोड़ते हैं भाई साहब, तो सुएज नहर जो है लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। टोटल जो लंबाई मापी गई है 164 किलोमीटर, कहीं कहीं 165 किलोमीटर भी लिखता है, लेकिन आपको 165 से 168 के बीच में इसका रेंज याद रखना है। मैं हर चीज के तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में जो है दिक्कत ना हो, है ना। 164 से 165 से 168 के बीच में आपको इसकी रेंज याद रखना है। सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1956 में हुआ था कर्नल नासिर के द्वारा, जो मिस्र के जो है उस समय मिस्र के जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नहीं, मिस्र के प्रधानमंत्री थे कर्नल नासिर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नासिर जो है ये मिस्र के प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री ही थे। देख लीजिएगा एक बार कर्नल नासिर कौन थे, है ना। इसके अलावा पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को, और ये बन के तैयार हुआ था 1914 में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो पिछला आपने सुएज नहर देखा ये 1869 में बन के तैयार हुआ था, तो दोनों का ईस्वी भी कई दफा एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। और जो आपका सुएज नहर है या फिर पनामा नहर है, तो लेसेप्स जो है इसके वास्तुकार हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही दफा एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन कि इसके वास्तुकार कौन है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है प्रकाश मंडल, और बाहरी भाग किरीट या कोरोना कहते हैं, ये बता दिए थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपका है क्षोभ मंडल। क्षोभी मंडल में सभी प्रकार के जो आपका मौसमी घटना होती है, मेघ गर्जन, बादल का लगना, वर्षा वगैरह, है ना, जो भी होती है मौसमी घटना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल कहलाता है, और इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, जिस प्रकार से सूर्य के अंदर भी होती है। ओजोन परत स्थित है दोस्तों समताप मंडल के अंदर। ओजोन परत, ओजोन का सबसे पहले सूत्र भी पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, तो O के 3 होता है, इस प्रकार से ओजोन का सूत्र होता है। इसको क्षति पहुंचा रहा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है इसको क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। और इस जो मतलब ओजोन परत है, इसके संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था ये हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सभी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होता है, बता दिया। सभी प्रकार के रेडियो तरंगे परिवर्तित कहां से होती है, आयन मंडल से। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर मान लीजिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, और ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है लेकिन क्लोरीन है ना, तो हम क्लोरीन को टिक करके आएंगे, क्योंकि CFC में क्लोरो शब्द तो है ना भाई, तो क्लोरीन का ही ना कोई फॉर्म है ना। तो एक पार्ट तो मुझे दिख रहा है ना, तो आंसर इसे लगाने में क्या हर्ज है ना। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए। भारत की सबसे पहले जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था दार्जिलिंग के अंदर। चंदन का वृक्ष मिलता है आपका कर्नाटक में, पुष्पा। इसके अलावा एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से,
और खास करके चट्टानी फॉर्म में पूछे तो बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है। रेगूर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहती है, इसे कहते हैं, या फिर इसे ब्लैक चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ब्लैक चेरनोजम कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी को ब्लैक चेरनोजम भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कपास की खेती जो है सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी का क्षेत्र पूछा जाता है तो इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, यानी पाया तो पूरा इंडिया में जाता है, लेकिन ज्यादातर तो जो आपका गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है ये विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है और ये साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। पहला पीक जो है साउथ इंडिया का ये अनाईमुडी है, जिसे अन्नामलाई भी कहते हैं, जो केरल के अंदर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। इसका अधिकांश भाग एमपी के अंदर स्थित है। नर्मदा नदी की उद्गम जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी होती है। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं पेन को क्या हो जाता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित झील है, तो ये आपका स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। सबसे पहले रामसर साइट में चिल्का झील को स्थान दिया गया था। चिल्का झील लगून झील है जो खारे पानी की है और इंडिया में ये सबसे बड़ी झील है। अगर मीठा शब्द नहीं लगाया है, अगर मान लो फिर मीठा पानी का पूछ दे तो बुलर झील हो जाएगा, लेकिन खाली ये पूछ रहा है कि इंडिया में सबसे बड़ा झील है तो फिर चिल्का झील हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम किस देश में बिजली घर लगाया गया था? तो अमेरिका के अंदर सबसे पहले बिजली घर लगाया गया था। कागज के प्रचलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो चीन के अंदर। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है आपका फूलों की घाटी। ये सभी कुमाऊं हिमालय के भाग हैं। रिफ्ट मतलब फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये सभी उत्तराखंड में है ना। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी यूनेस्को में भी शामिल है। मकराना संगमरमर की खान कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है मकराना। और पाकिस्तान के जो तट होते हैं उसे मकरान तट कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक तो मकराना है और पाकिस्तान के जो तट हैं उसे मकरान तट कहा जाता है, जैसे आप केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में सबसे पहला तेलकूप कहाँ खोला गया था? तो ये डिगबोई में खोला गया था 1901 ईस्वी में। डिगबोई कहाँ पे है? असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर जो नेशनल पार्क है, नमेरी है, मानस है, काजीरंगा है, डिब्रू सखोवा है, पावी तोड़ा है, ये सभी जो है असम के अंदर स्थित नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा असम के अंदर सतरिया नृत्य होता है जो शास्त्रीय नृत्य है। असम के अंदर माजुली नदी द्वीप है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम के अंदर कामाख्या मंदिर है जिसके परिसर में अंबुबाची मेला लगता है। तो ये सब असम के रिगार्ड में थोड़ा सा बात ध्यान रखने योग्य है। इसके अलावा भारी जल प्लांट स्थित है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है ट्राम्बे, है ना। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटम ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, तो इसमें से H के जगह पे D है। और इसका उपयोग मैंने अभी बताया था नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। भारत में जो पहला तेलकूप डिगबोई में खेला गया था, इससे और भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सीख सकते हैं। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी जिस साल इंडिया में तेल का कूप लगाया गया था, है ना। इसके अलावा जो आपका वर्तमान में सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूसर जो स्टेट है ये राजस्थान है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है कच्चे तेल का प्रोड्यूस अभी राजस्थान कर रहा है, मतलब रिफाइनरी मामले में। दूसरा स्थान गुजरात के है। गुजरात में आप जानते हैं अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है और राजस्थान में ऐश्वर्या है, मंगला है ना। इसके अलावा थल समुद्र एवं यहाँ पे कुछ तो करो, हाँ, थल समुद्र एवं समीर समुद्र बनने का कारण क्या होता है? तो संवहन होता है। अभी मैंने बताया था कि भाई जो द्रव और गैस में उष्मा का जो संचलन होता है संवहन के द्वारा होता है और ठोस में चालन के द्वारा होता है। तो जो थल समुद्र है और ये आपका समीर है, ये जो है आपका संवहन से बनती है, ठीक है। व्यापारिक पवनें जो होती हैं इसकी दिशा कैसा होता है? तो उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ चलती है ना। और ये किस बल के कारण चलती है? तो कैरोलियस बल के कारण। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया जीडी के अंदर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पनामा नहर को कहा जाता है। कब बन के तैयार हुआ था? 1914 में। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर। तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ है? कौन सा है? तो अप्सरा है ना। इसके अलावा
चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर इत्यादि किसका उदाहरण है भैया? तो अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टान के अंदर ही आपको जीवाश्म मिलता है। जीवाश्म मिलता है मतलब इसमें कोयला मिलेगा, है ना, और पेट्रोलियम मिलेगा। पेट्रोलियम मतलब तेल वगैरह, डीजल वगैरह जो भी होते हैं, पेट्रोलियम। तो ये भी आपका अवसादी चट्टान में मिलता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, जो हिमालय का श्रेणी का जो है चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला फ्रांस, इंग्लिश चैनल तो मिहिर सेन हो जाएगा, आदमी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। इंग्लिश चैनल मतलब इंग्लिश चैनल किसको किसको जोड़ता है इस प्रकार से, तो फ्रांस और ब्रिटेन से अलग करता है या फिर जोड़ने का काम करता है इंग्लिश चैनल। महासागरीय जल की औसत लवणता क्या होती है? तो 35 ग्राम, यानी 1000 ग्राम अगर आप महासागरीय जल लेंगे तो उसमें 35 ग्राम नमक मिलेगा जलाने के बाद, ठीक है। और जो आपका मानचित्र पे समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा है उसे आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है, जो आप नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन देख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान, इसे हरिकेन कहते हैं, जो खास करके यूएसए वगैरह में आता है, ठीक है। साइक्लोन बवंडर किस महासागर की उपज है? तो ये आपका हिंद महासागर में आता है। देखिए काम तो एक ही है, तबाही मचाना, लेकिन अलग अलग स्थान और स्थानीय भाषा के रूप में जो है इनका अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। नील नदी का उद्गम जो है ये विक्टोरिया झील है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सॉरी लंबी नदी है नील नदी, लेकिन सबसे बड़ी नदी कहेगा तो अमेजन नदी हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ी नदी। इसके अलावा रेड इंडियन प्रमुख प्रजाति है तो उत्तरी अमेरिका का। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली के अंदर स्थित है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है बहती है पश्चिम की ओर और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोनों नदी जो है आपका अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी का उद्गम जो है ये तो एक तो खंभात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी, और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, तो खंभात की खाड़ी भी तो अरब सागर का ही पार्ट है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में मरियाना खाई स्थित है। इसी महासागर में आपका अल नीनो आता है। अल नीनो जो महासागरीय जल को गर्म करता है। इसी महासागर में आपका ला नीनो आता है, जो महासागरीय जल को ठंडा करता है। अंध महासागर कहा जाता है अटलांटिक महासागर को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका महादेश को। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है भैया? बताया अभी, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होती है। एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। मालदीव सार्क का भी सदस्य है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी मुख्यालय आपका काठमांडू में है और 1985 में सार्क की स्थापना होती है, तो इनके भी सदस्य हैं मालदीव। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा ब्राजील के कहवा का बाग है, इसे फजंडा कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंध में। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है, कितने कटिबंध में पृथ्वी को बांटा गया है? 24 समय कटिबंध में, टाइम जोन में। प्रसिद्ध स्थान ग्रीनविच स्थित है ब्रिटेन में, सीएचएसएल में आया था, जो अभी मैंने बताया भी था कि बेसिस में पूछा गया है, मैं बताया था ब्रिटेन के अंदर है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कितने आदमी को अक्षांश और देशांतर ही क्लियर नहीं होता है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री साउथ को कहा जाता है। भारत से कौन सी रेखाओं के गुजरती बंधु? तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ये 8 राज्य अगर आप बता पाए तो बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बगल में आ जाता है आपका कौन सा? तो राजस्थान आ जाता है, फिर एमपी आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है। हो गया भैया 8। तो ये 8 है कर्क रेखा, जो इंडिया में इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एंडीज तथा हिमालय पर्वत उदाहरण है, न्यूफोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, बलित पर्वत के उदाहरण है। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, तो लिपारी द्वीप में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पे। देखिए जो आपका माजुली है ये नदी द्वीप है,
लेकिन यहाँ पे ज्वार नदमुख की बात हो रही है तो ये हुगली नदी के मुहाने पे स्थित है। और सबसे बड़े जो नदी द्वीप है वो तो भारत ही नहीं विश्व में है, तो माजुली नदी द्वीप है जो आपका असम के अंदर जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लगून झील है चिल्का झील, और लगून अगर मैं इसमें से हटा भी दूं फिर भी चिल्का झील ही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, लेकिन यहाँ पर मैंने मीठा लगा देना है, मीठा पानी का झील लगा देना है, तब इसका आंसर बुलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील जो है ये प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के ऊपर बनी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। सबसे पहले मानसून की आगमन होती है केरल के अंदर, जून के प्रथम सप्ताह में होती है। इसके अलावा केरल में आपका आम्र वर्षा भी होता है, ध्यान रखें आम के फसल के लिए अच्छा होता है आम्र वर्षा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून के अंदर स्थित है आपका भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। सबसे अधिक पानी सूखने वाली मिट्टी आपका दोमट मिट्टी होती है। भारत में काली मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इलायची तथा काजू की सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका केरला है। केरला जो है इसे भारत में मसालों का राज्य कहा जाता है। केरला में आपका साइलेंट वैली परियोजना स्थित है, साइलेंट वैली। केरला में आपका विशु त्योहार होता है, केरला में आपका त्रिशूर पूरम त्योहार होता है, केरला में आपका ओनम त्योहार होता है, केरला में आपका कथकली नृत्य होती है, केरला में आपका मोहिनीअट्टम नृत्य होती है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे केरला के रिगार्ड में। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक हिरण पाई जाती है भारत के अंदर। इसके अलावा रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए। और कहाँ है भाई रणथंभौर, तो ये राजस्थान में है, रणथंभौर है राजस्थान के अंदर। सरिस्का भी राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पे, है ना, पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पे है। ब्यास नदी को प्राचीन काल में बिपाशा जानते हैं। रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषनी जानते हैं, पुरुषनी, है ना। चिनाव नदी को प्राचीन काल में आस्किनी जानते हैं। गंडक नदी को प्राचीन काल में सदा नीरा जानते हैं, है ना। तो ये सभी जो प्राचीन नदियां का नाम है इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर तथा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पे है ना। चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव है ना। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948 में लगाया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। ये भारत के प्रथम नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। थीन बांध का निर्माण हुआ है रावी नदी पंजाब। इसके अलावा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है तो काराकोरम दर्रा, है ना। इसके अलावा 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का, इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। ये इसलिए चलता है क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। पूर्व की ओर होगा तो ग्रीनविच से टाइम अधिक होगा, मतलब ज्यादा बज रहा होगा कि ग्रीनविच में अगर 10 बज रहा है तो 5 घंटा जोड़ लीजिए तो यहाँ 15:30 बजेगा, ठीक है। 15:30 का कहने का मतलब 3:30 में रेलवे के हिसाब से, है ना। तो इस प्रकार से अगर देशांतर पश्चिमी होता अगर भारत तो घटता 5.5 घंटा ग्रीनविच के हिसाब से, क्योंकि 1 मिनट में एक देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस है। 82.5 को 4 से गुना करेंगे 330 आएगा, 330 का मतलब 5.5 घंटा होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के बाद जो है चाइना के साथ दूसरा सबसे लंबा लगता है, पाकू के साथ तीसरा सबसे लंबा लगता है, पाकू मतलब पाकिस्तान। इसके अलावा भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 या 108 किलोमीटर, और ये जो है आपका जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वहां पे लगती है थोड़ा सा। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद को, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को। डेट्रॉइट जो है ये मोटर वाहन उद्योग केंद्र है जो अमेरिका के अंदर है, तो भारत में जो पीथमपुर जगह है यहाँ पर भी भारत का डेट्रॉइट जैसे इन्हें संज्ञा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को पहले जानते थे नेफा से, नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, है ना। आजकल हम इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाली मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ के दृष्टिकोण से काफी अच्छी होती है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है, ये आपका HCM का एग्जाम जब चालू हुआ था तो शुरू दिन पूछा गया था, ठीक है।
कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है रहता है जल के उपयोग को लेकर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में, इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा विभाजित पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको असम में मिलेगा, तो आप भी जाके इसकी जो है लाइव दर्शन कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल प्रसंस्करण 1901 में असम के अंदर हुआ था, डिगबोई। सबसे उत्कृष्ट कोयला होती है एंथ्रासाइट। कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, लिग्नाइट होते हैं और पिट होते हैं, जिसमें पिट जो है ये सबसे लो कोयला है और सबसे हाई कोयला जो है एंथ्रासाइट कोयला होता है। मैंने बता दिया भाई कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाए जाएंगे, तो अब सादी चट्टान में पाए जाएंगे। और जब कोयला है तो जीवाश्म में, क्योंकि कोयला है ही क्या, तो जीवाश्म में। भाई पेड़ पौधे के सड़ने गलने के लाखों वर्ष के बाद जो है, हजारों वर्ष के बाद जो है कोयला का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय, तो बता दीजिएगा भैया कि ये अनवीकरणीय ईंधन है, क्योंकि इसे जब तक ये प्रोसेस होगा बनेगा तब तक तो कई सारे पीढ़ी यहाँ से आके चलेंगे, कम से कम 20 पीढ़ी तो चले ही जाएंगे, तो ये अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या होता है, मैंने बताया था कि ऐसा चीज जिसका आप कितना भी इस्तेमाल करो, मतलब काफी हद तक वो खत्म नहीं होगी, तो उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसे आप सौर ऊर्जा को कितना भी इस्तेमाल करिए, है ना, तो हमको नहीं लगता है कि कभी खत्म होगी। वैसे तो इनका भी एज बता दिया है वैज्ञानिकों ने, है ना। तो नवीकरणीय है सौर ऊर्जा, जल नवीकरणीय है, जो कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सब अनवीकरणीय में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा ग्रेनाइट उदाहरण है भैया आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट एक अलग चीज है, पत्थर है, और ग्रेफाइट भी एक अलग चीज है ना। तो ग्रेनाइट ग्रेफाइट एक ही नहीं होता। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, और जो अपवाद है कि अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, जिसका उपयोग आप पेंसिल बनाने में कर सकते हैं, नाभ के रिएक्टर में मंदक के तौर पे कर सकते हैं। सुएज नहर का निर्माण पूर्ण हुआ था 1869 में, बता दिया था। पनामा नहर का 1914 में बता दिया था। भारत की जलवायु किस प्रकार की, भाई मानसूनी जलवायु है, ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। VVI क्वेश्चन है, किस मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम में मानसून में जो है लगभग 60 से 70% वर्षा इंडिया में इन्हीं मानसून में होती है। और जो वर्षा का अधिकांश भाग है वो 60% भाग आपका अरब सागर से आता है, और 40% भाग जो है आपका बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक जो वर्षा है ये मासिन राम में होता है इंडिया के अंदर। ये इंडिया के अंदर ही नहीं, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो मेघालय में स्थित है। और मेघालय में जो 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के कारण जो है यहाँ पे काफी वर्षा होती है मासिन राम में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातीय समूह निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय समूह निवास करती है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों 22 को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये 18 अप्रैल को नहीं होगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाते हैं, ठीक है। तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, 18 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस शायद नहीं मनाया जाता है ना, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, एकदम सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो रामसर साइट में जो शामिल करते हैं आर्द्र भूमि। और इंडिया में वर्तमान में 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु के रामसर साइट हैं। बिहार के एकमात्र रामसर साइट है कबर झील, जो बेगूसराय में स्थित है। इसके अलावा विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके अलावा क्षोभ मंडल की मोटाई क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत की स्तर को मापा जाता है डाल्सन इकाई में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पे, और 1 डिग्री देशांतर में कितने की दूरी होती है भाई, 111 किलोमीटर के। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। और किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो ये आपका यूरोप के अंदर है, ठीक है। एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप के अंदर, और एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दोनों अपने आप में महादेश है। एक क्वेश्चन और आता है, ऐसा कौन सा देश है जो खुद में एक महादेश है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है। डेविड वार्नर
इसके अलावा विश्व के सबसे बड़ी मरुस्थल है भैया सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है थार मरुस्थल है जो राजस्थान के अंदर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है जी गोबी, ये मंगोलिया और चाइना के सीमा तक फैला हुआ है, जो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। इसके अलावा पृथ्वी की और सबसे छोटा मरुस्थल भी समझ लीजिए, डेजर्ट कॉर्कोस है जो कनाडा के अंदर स्थित है, जो सबसे छोटा मरुस्थल है विश्व का। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के सतह से, मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, ये डिब्बा है, ये डिब्बा गोल जो देख रहे हैं पृथ्वी है, यहाँ से जैसे ही मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ऊपर आया और यहाँ आके जब घनीभूत हो गया यानी जम गया तो इसे लावा कहते हैं। जब तक ये नीचे रहता है तब तक मैग्मा कहते हैं। प्रैक्टिकली वे में इसे सोच के देखिएगा, जब पूछेगा तब आंसर देने का, है ना, कि भाई जो नीचे है तब तक तो मैग्मा है, ऊपर आके जब जम जाता है तो लावा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस के उदाहरण है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग में रखा गया है, यानी जो है आपका वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के तल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 16 से 18 किलोमीटर। ठीक है। इसके रेंज याद रखेंगे, क्षोभ मंडल की दूरी। संचार उपग्रह स्थित होते हैं भाई आयन मंडल में, अभी भी बात कर ली थी। वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से, है ना, वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से। अभी एक क्वेश्चन आया था जलदूत ऐप क्या है? तो जलदूत ऐप जो है ये आपका जो भूजल है, जो आपका पृथ्वी के नीचे वाला जल है, जो जनरली मीठा होता है, इसे इसके स्तर की पता लगाने के लिए एक ऐप निकाला गया है जिसका नाम है जलदूत ऐप। ठीक है। इसके अलावा बुशमैन नामक जनजाति पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। स्वान नदी भी बहती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। इसके अलावा तुलबुल परियोजना झेलम नदी के अंदर मतलब अंदर नहीं ऊपर स्थित है। पारा उत्पादन में अग्रणी देश है आपका स्पेन। और पारा जो है कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली जो है पदार्थ है। इसके अलावा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। स्थापना की बात करेंगे 1835 में हुआ था। वर्तमान में इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो रामगंगा नदी जो है इसी नेशनल पार्क से होते हुए गंगा में समाती है उत्तराखंड के अंदर, और गंगा की प्रथम सहायक नदी भी रामगंगा नदी है। तो अब इस पार्क का नाम बदल के रामगंगा हो गया है। आप जानते हैं इसी पार्क से रामगंगा नदी बहती है, जो गंगा की प्रथम सहायक नदी है। पहली बार आके मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो गंगा बनती है, और जैसे ही आगे चलती हैं तो यही रामगंगा नदी आके मिलती है, जो रामगंगा नेशनल पार्क से होके बहता है। और पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था, इससे भी पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। देश में जिलों तथा गांव की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? सबसे अधिक जनसंख्या भी रहेगा। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है तमिलनाडु के अंदर, और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करता है तो महाराष्ट्र के अंदर। अलग अलग क्लू है। इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करता है ग्रेट चैनल। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। और भूकंप में भैया कितने प्रकार के तरंग निकलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन नहीं रख पाया मैंने, यहाँ पे बताता हूँ। भूकंप में 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लब तरंग। लब प्यार वाला नहीं, नाम है लब। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी तरंग की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर एल की होती है, वेलोसिटी, वेग। और जो खतरनाक होता है, जो डेंजरस होता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस एल है, इससे थोड़ा सा कम डेंजरस सेकेंडरी है, और सबसे कम डेंजरस जो है प्राइमरी होती है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा चाल उतना कम खतरनाक। ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों तरंग जो है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपना तरंग को जो है फैलाते हैं, यानी फोर्स लगाने का काम करता है। लेकिन जो एल तरंग है ये सिर्फ नीचे की तरफ ही फोर्स लगाते हैं, ये इसकी जो झटका है ऊपर नहीं आता। ठीक है। इसके अलावा भूकंप के मापन का जो स्केल है इसे रिएक्टर स्केल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं, है ना। इसके अलावा समुद्र की गहराई मापा जाता है फायदोमीटर से। इसके अलावा डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए जो नौ संचालक प्रयोग करता है सोनार, है ना। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन किया जाता है? मालबरी रेशम। देखिए रेशम भी कई प्रकार के होता है, मालबरी रेशम, मूंगा रेशम,
है ना। तो जो मालबरी रेशम है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर किया जाता है। रेशम का उत्पादन जो है आपका झारखंड वगैरह में भी होता है, ऐसा नहीं कि खाली साउथ में ही होता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है, आप जानते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पिक स्थित है उत्तरी अंडमान के अंदर। और एक अभी बैरन द्वीप देखा था आपने, साउथ बंटन नेशनल पार्क देखा था, काला पानी जो जेल है वो भी यहीं पर है, सेलुलर जेल अंडमान में। इसके अलावा झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। इसके अलावा अंगूर तथा जैतून की खेती सर्वाधिक होती है इटली के अंदर, इसीलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। भारत में अंगूर की खेती सबसे अधिक होती है नासिक महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे प्याज की भी खेती बहुत ज्यादा होती है। रूड गार्डी कहा जाता है जर्मनी में। भारत का रूड किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि ये अपने आप में खनिजों के दृष्टिकोण से परिपूर्ण पठार है। इसके अलावा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन है अमेरिका, और इंडिया में सर्वाधिक सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन जो है ये प्रोटीन के मामले में अव्वल है, सबसे अधिक प्रोटीन होता है लगभग 42%। दूसरा स्थान मूंगफली का है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा महादेश है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात एंजील जलप्रपात है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मृत सागर स्थित है इजराइल और जॉर्डन के मध्य। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र में। संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है बिहार में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए ये चारों क्वेश्चन जो है वेरी कर रहा है, एक लैंग्वेज के चेंज होने से आपके आंसर बदल सकते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क है तो ये राजस्थान में, संजय गांधी नेशनल पार्क है तो महाराष्ट्र में, खाली संजय नेशनल पार्क है तो मध्य प्रदेश में, और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का चिड़ियाघर, जो बच्चे पटना में रहते हैं यहाँ तो बहुधा टाइम बिताते हैं। अब गलत मत सोचिएगा, पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं, चिड़ियाघर का टिकट कटाया साइड में बैठ के पढ़ रहा है, मैंने ऐसे भी देखा है। इंदिरा गांधी का नहर का जो उद्गम है ये हरिके बैराज है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु है, झोला सादिया ब्रिज भी इसे कहा जाता है। पहले महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था जो पटना में गंगा नदी के ऊपर था, लेकिन अब इसकी ये ताज छिन गई है। अब ढोला सादिया या भूपेन हजारिका सेतु जो है इंडिया में नदी के ऊपर स्थित सबसे बड़ा पुल है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। सेकेंड स्थान जो है भारत का ही आ जाता है, ठीक है, हाँ भारत का ही आ जाता है, सही बात है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है। त्रिपुरा तो तीनों तरीके से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, और मिजोरम है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला हो गया, जलैपला हो गया। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल से। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। कौन सा भाषा बोला जाता है? दिवेही। अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो जिम्ब क्या बोलते हैं इसको, भूटान जोंगखा, इस प्रकार से जो है भूटान में एक भाषा बोला जाता है जोंगखा, ठीक है। बोडो जनजाति पाई जाती है गारो पहाड़िया में। गारो खासी और जयंतिया कहाँ पे है अभी बताया। पेटजोल क्या है? एक प्रकार का मिट्टी का प्रकार है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है ना। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनका जो है सहायक नदी को समझाना चाहता हूँ। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका तिब्बत से निकलती है। ये नीली धारी जो आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी मेरा पेन चल रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये जो भी हरा हरा इसमें आके मिल रहा है ये इसके ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यहाँ से 2 नदियां और निकलती है, सतलज भी निकलती है तिब्बत से, और आपका सिंधु भी निकलती है, सिंधु। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां जो हैं आपके तिब्बत से निकलती है, जो भारत में फ्लो होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है पूर्वी भाग से, जो है तिब्बत से निकल के बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री मारता है दिहांग के, मतलब दिहांग जो है प्रथम बार इसमें आके मिलता है।
फिर दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनश्री, मानस, ये सभी इनके जो है सहायक नदियों में से है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी को थोड़ा सा आपने यहाँ पे जो है ट्रिब्यूटरी देखा है ना। एक बार पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमाड्यूंग हिमनद, यानी ग्लेशियर का नाम है चेमाड्यूंग, है ना, चेमाडुंग भी कहते हैं इसे, तो यहाँ से निकलती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाता है ना, तो इसे जमुना कहा जाने लगता है। ये वाला एरिया जो है ये बांग्लादेश का है, इसे जमुना कहते हैं। और जब एक साइड से गंगा की एक धारा आके मिल जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्र की, यानी जिसे अब जमुना कहा जाने लगा है, ये दोनों जब मिल जाती है तो ये संयुक्त वाले हरा धारा को यहाँ से जो नीचे देखिए तो इसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बनी रहती है, इसीलिए मैं बता दिया यहाँ पे कि गंगा, देखिए गंगा की भी थोड़ा सा फॉर्मेशन जान ले। जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है आपका देव प्रयाग में, तो ये आपका गंगा बन जाता है। आगे चलता है, मैंने कहा रामगंगा प्रथम सहायक नदी मिलती है जो आपका रामगंगा नेशनल पार्क से बहती है और उत्तर की तरफ से आके गंगा में मिलती है। नीचे की तरफ से जो है आपका इसमें यमुना मिलेगा, है ना, यमुना मिलेगा, इसके वाला सोन मिलेगा, अजय मिलेगा, फल्गु भी मिलेगा। ये सब जो है दक्षिण की तरफ से मिलता है। ऊपर से रामगंगा मिलेगा, गोमती मिलेगा, सरयू मिलेगा, गंडक मिलेगा, कोसी मिलेगा, ये सब ऊपर से मिलता है। तो ऐसे कर करके जब इंडिया को पार कर लेता है तो लास्ट में जो है इसे एक महानंदा नदी मिलता है इंडिया के अंदर, है ना, ये मिल जाता है उत्तर से आके। इसके बाद जैसे ही गंगा नदी इंडिया में के पश्चिम बंगाल में जाता है तो दो जलधारा में बंट जाती है। फिर से जैसे इसका उत्पत्ति होता है वैसे फिर बंट जाता है, इसलिए तो पवित्र है ना। तो एक जलधारा को हुगली कहते हैं और एक जलधारा बांग्लादेश को क्रॉस कर लेती है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की लाइन है, तो इसमें आ जाता है। तो इस जलधारा को अभी तक पद्मा नहीं कहा गया है, ठीक है, हाँ सॉरी, अभी पद्मा कहा जाने लगा है। जो मैंने पहले बताया था वहां पे मिस हो गया था, ये पद्मा कहा जाने लगता है। और जब ये जो आप ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे थे जो बांग्लादेश में आए, इसे यमुना कहा जाता है। तो जब ये पद्मा यानी गंगा का धारा का एक पार्ट और ये ब्रह्मपुत्र नदी का धारा जब दोनों मिल जाता है और जब जल एक साथ बहती है, ये हरा वाला लाइन, तो इसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, ये गलती हो गई थी पिछले स्लाइड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछता है कि आसियान का सदस्य देश कौन कौन सा है और सार्क का सदस्य देश कौन कौन सा है। तो आसियान का जो सदस्य देश है दोस्तों, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई, सिंगापुर, फिलीपींस और लाओस। अब इसे याद कैसे रखेंगे कि आपको ध्यान रहे। देखिए ये जो मैप आपके सामने चमक रहे हैं, तो इसके इस वाले पार्ट में यहाँ पे अपना भारत है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो है भारत है। इसके जो मैप के पूर्व साइड में जो भी हैं और जो भी ये नीचे तक कवर करेंगे, ये सभी आसियान की सदस्य हैं। जैसे बर्मा हो जाएगा, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थाईलैंड हो जाएगा, बर्मा के जस्ट आगे थोड़ा सा और पूर्व में जाएंगे तो लाओस हो जाएगा, सबसे किनारे पे फिलीपींस और नीचे जो है द्वीपों का समूह वाला देश इंडोनेशिया, ये सभी जो है आसियान में शामिल है। इसी प्रकार से सार्क का मैंने बता ही दिया था, ये तो सार्क मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो इसके आगे पीछे जो भी है ये सार्क के सदस्य देश है। मुझे बनाने नहीं आता है नक्शे वगैरह, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे जो आपका मेरा जो ड्राइंग है ये इतनी कमजोर है कि मैं एक पेन का चित्र नहीं बना सकता। होता है, मैं सीखूंगा अब क्या सीखूंगा। तो यहाँ पे जो आपका है सार्क का सदस्य जो होता है, यहाँ तो पहले श्रीलंका होती है, यहाँ पे होती है मालदीव, तो श्रीलंका मालदीव होती है, फिर भारत होती है, यहाँ पे पाकू, फिर अफगानिस्तान, तो 1 2 3 और 2 5 हो गया। फिर इधर से आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा नेपाल, तो 6 हो गया। फिर यहाँ से छोटकू भूटान, तो 7 हो गया। और यहाँ से एगो बड़का बांग्लादेश, तो 8 गो सदस्य है सार्क का। सार्क की स्थापना कब हुई थी बता दिए थे, 1985 में। मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू के अंदर स्थित। और दोस्तों ये थे आज के भूगोल के ऊपर कुछ बेसिक प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।